नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भूपतवाला क्षेत्र में आश्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भगवत कथा में भी शामिल हुए। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से चारधाम यात्रा पिछले 2 साल से सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि इस बार यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि यात्रा में जो भी श्रद्धालु आए बगैर किसी परेशानी के सकुशल अच्छी यादों के साथ लौटे। 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण। इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान और आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो। वही चारधाम यात्रा को लेकर संत सरकार से मांग कर रहे हैं। संतों की मांग है कि चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। इस पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता और साधु संतों के हित में जो भी फैसले लेने की जरूरत है वो लिए जाएंगे। अभी ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं है और कहीं भी ऐसा जो भी होगा, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, संत समाज के, धर्म के हित में जो भी निर्णय होगा हम वो निर्णय लेंगे। हमने अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करने के लिए उस पर अपनी प्रारंभिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आगे भी जो जरूरी होगा उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ की जनसंख्या के घनत्व को बचाने के लिए, यहाँ की जो संस्कृति है, धर्म है, जो हमारे यहाँ की देवभूमि की जो अपनी मान्यताएं हैं, उन सभी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो जरूरी होगा वो सब। बागेश्वर के जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इसकी शुरुआत की है। चंदन रामदास ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और आने वाले दिनों में सुविधाएं और बेहतर की जाएंगी। इस अस्पताल में जल्द ही सीटी स्कैन मशीन लगाने की भी शुरुआत हो जाएगी। हमारे यहाँ 3 बेड का डायलिसिस सेंटर और यूनिट का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। माननीय जिलाधिकारी जी का कई दिन पहले मुझे दूरभाष से बात हुई थी कि यहाँ डायलिसिस के मरीज आने लग गए हैं। मैंने आपसे कहा शुरुआत कर दीजिए और जो मुझे जानकारी मिली है कि 54 लोगों ने बागेश्वर के इस यूनिट में डायलिसिस का काम शुरू कर दिया है और मैं बधाई देता हूँ बागेश्वर क्षेत्र के लोगों को, अपने जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को कि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का यहाँ शुभारंभ हुआ है और हल्द्वानी और दूर अन्य शहरों में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। हरिद्वार से बड़ी खबर है। यूक्रेन की जंग पर रामदेव का बयान सामने आया है। युद्ध के लिए जिम्मेदार देशों पर तंज कसा है रामदेव ने। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, ये कहा है रामदेव ने। पाक में राजनीतिक अस्थिरता पर भी बोले योग गुरु रामदेव। पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से अस्थिर देश है। तो देखिए, यूक्रेन से लेकर पाकिस्तान तक बयान दिया है योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में, जहां पे उनका कहना है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है और लोकतांत्रिक दृष्टि से अस्थिर देश है पाकिस्तान। और यूक्रेन पर कहते हैं कि किसी भी देश के लिए युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, शांति जरूरी है। तो देखिए, इंटरनेशनल इश्यूज पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपना नजरिया रखा है। क्या सोचते हैं वो, उन्होंने बताया है। कहते हैं कि किसी भी देश के लिए युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, यूक्रेन के लिए कहें। और इसके साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और सरकार गिरने पर कहते हैं कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से अस्थिर देश है। युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता। योग से एकत्व, स्वअस्तित्व, सामंजस्य और प्रेम से समाधान होता है। और मैं आश्वस्त हूं, यह दुनिया फिर से जुड़ाव की ओर, योग की ओर बढ़ेगी। ये संघर्ष, ये सारा विध्वंस, ये समाप्त होना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है। और इसमें जो अमेरिका जैसे देश जो छेड़खानी करके और पूरी दुनिया को युद्ध के लिए उकसाते हैं अपने हथियार बेचने के लिए, ये तमाशा भी बंद होना चाहिए। आंतरिक दृष्टि से एक बहुत ही अस्थिर देश है। ये सच है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन
ये भी सच है कि मोदी जी के रहते हुए देश को कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी भारत विरोधी ताकतें हो, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाकी पाकिस्तान की भोली भाली जनता को वहाँ के शासकों ने बहुत ठगा है। बड़कोट के जंगल में आग लगी हुई है और देखते ही देखते आग जंगल के बड़े हिस्से में फैल गई। ये आग यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 पर लगी थी। इस इलाके में सड़क के दोनों ओर चीड़ के पेड़ हैं, इसीलिए ये आग तेजी से फैलती चली गई। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे किस तरीके से लोग टहनियों के सहारे इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धुआं के बीच में ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 है, जिसके दोनों तरफ चीड़ के पत्ते हैं, सूखे हैं और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, आग की खबर भी आम हो गई है। और इस बार तस्वीरें बड़कोट की हैं। सुबह धुआं दिखाई दिया, जब हम 7:30 बजे करीब धुआं दिखाई दिया तो हमने धुआं देखा। जैसे धुआं देखा तो हम लोग यहाँ पे स्टाफ को लेके सब लोग आ गए और कंट्रोल हो गई, कंट्रोल कर। और देखिए, उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के जंगलों में आग की खबर है और जंगल के एक बड़े हिस्से में आग की खबर मिल रही है। वन विभाग अब इस आग को बुझाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वरुणावत पर्वत पर बेशकीमती पेड़ है जिसमें आग की खबर मिल रही है। एक बड़े हिस्से में यह आग लगी है और विभाग यहां पर नाकाम है। तो उत्तराखंड में जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी शुरू होते ही जंगल सुलग रहे हैं। ताजा तस्वीरें चमोली से आई हैं और रानीखेत से, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से बेशकीमती ये वन संपदा झुलसती हुई नजर आ रही है। चमोली हो, रानीखेत हो, इसके अलावा जगह जगह से जो आग की तस्वीरें हैं, खबरें हैं, मानो आम सी हो। उधर रानीखेत के जंगल भी धू धू करके जल रहे हैं। रानीखेत के दलमोटी में जंगल में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग की जो पूरी टीम है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तेजी से आग फैल रही थी, धुएं के कारण आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी, मगर किसी तरीके से यहां चलिए आग बुझा लिया गया। हैरानी की बात यह है कि वन कर्मी अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे ही आग बुझाते नजर आए। उधर चमोली के जंगलों में आग लगी हुई है। आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपने चपेट में लिया है। जंगल जल रहे हैं। नंदानगर ब्लॉक के जंगलों में 2 दिन से आग लगी है और इधर जंगल में लगी आग की वजह से जो धुआं उठ रहा है, इससे लोगों को सांस लेने में अब दिक्कत हो रही है। तो देखिए इन तस्वीरों को, जगह जगह लोकेशन बदलती है लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी दिखाई देती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर इतनी जगहों से आग लगने की खबर आ रही है। अब ये हालात है कि इन जंगलों के धधकने से जो धुआं उठ रहा है, वो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब है। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे की एक दुकान पर आग लग गई। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। किसी तरीके से लोगों ने बाल्टियों में पानी भर करके आग पर काबू पाया, मगर अभी तक आग पर काबू पाया जब तक जाता, जितना सामान रखा था वो सब कुछ जलकर खाक हो। बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं के झोंकों ने कई पेड़ उखाड़ दिए। लोगों के घरों के छत पर रखे 3 पेड़ भी उड़ गए। किसानों के खेत में लगे पॉली हाउस भी इस आंधी तूफान से अछूते नहीं बचे। पॉली हाउस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो इस पॉली हाउस में लगी सब्जियों को भी काफी नुकसान हुआ है। यमुना घाटी में तेज हवाओं का कहर देखने को मिला और उसी कहर के तहत ये तस्वीरें आई हैं। कहीं टीन शेड उड़े हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पॉली हाउस की शेड्स के उड़ने का है। तो यमुना घाटी में आंधी का किस तरीके का प्रकोप रहा, क्या तस्वीरें हैं, ये आपके सामने हमने रख दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में मैदानी इलाकों की। अगर आप बात करें, सर्दी के बाद गर्मी का सितम है। हल्द्वानी में दिन के समय जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है। सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है और मौसम विभाग ये कहता है कि अभी भी गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है।
अप्रैल का दूसरा हफ्ता है और अभी से पहाड़ गर्मी से बेहाल है। हल्द्वानी में पारा 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सूरज की तपिश झुलसा रही है, इसीलिए सड़कों पर भी बेहद कम लोग ही नजर आ रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए कोई जूस पी रहा है तो कोई दूसरा जतन कर गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। गर्म हवाएं चलने से सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है। इससे आने वाले दिनों में बीमारियां भी बढ़ेंगी, मगर कामकाजी लोगों का घर से बाहर निकलना मजबूरी है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि खुद को डिहाइड्रेट रखें। इसके लिए जरूरी है कि पानी खूब पिएं। डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स आते हैं जो पानी की कमी कारण से होता है, नेजल ब्लीड के साथ आते हैं जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, क्योंकि नाक का सूखापन बहुत कॉमन बीमारी है इसमें, जिसके कारण से क्रस्टेशंस हो जाते हैं और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को स्पेशली प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि पानी का जो इनटेक है वो 2 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए सारे दिन भर में। बाकी लोगों के लिए भी यही सुझाव है कि भाई बाहर का खाना कम से कम खाएं। पिछले कुछ रोज से जंगलों में आग लगी है, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 अप्रैल तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो सामान्य से करीब जो है 4 से लेकर 6 डिग्री या 5 से लेकर 7 डिग्री तक जो है इस दौरान जो है ये सामान्य से ऊपर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस इतना प्रोलॉन्ग्ड स्पेल मिला है जिसमें कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर साइड में रह रहे हैं। और अभी आगे जो 4-5 दिन है, अगर 12 तारीख तक के लिए बात करें अप्रैल की, तो इसमें भी कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और जो तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री के आसपास जो है और इजाफा जो है 2 से 3 डिग्री 3 से 4 दिन में और बढ़ने की संभावना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है उसमें तापमान आपके करीब जो है 38 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे आगे आने वाले 3-4 दिन में। इस बार लगता है कि कुदरत का पारा हाई रहने वाला है। जब अप्रैल महीने में ही ये हाल है तो आने वाले दिनों में तो गर्मी और सितम ढाएगी। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। ठग अब इतने शातिर हो चुके हैं कि हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर भी ठगी होने लगी है। देहरादून से ऐसी खबर है जहां साइबर सेल ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है जो वैष्णो देवी की बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी करता था। आस्था के नाम पर ठगी का व्यापार। साइबर क्रिमिनल पुलिस ने किए गिरफ्तार। अगर आप मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए मां के दरबार तक पहुंचा जाए तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हेली सेवा के नाम पर ठगने वालों की फौज की बुरी नजर आप पर है। दरअसल देहरादून पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए टिकट बुकिंग के नाम पर उनको ठगा गया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी और फिर पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों वही साइबर ठग हैं जिन्होंने लाखों रुपए ठग ली। पटना से गिरफ्तार हुए शातिर साइबर ठगी एक्सपर्ट हैं अभिषेक और रवि। फर्जी वेबसाइट के सहारे लोगों को ठगा। इस क्रम में ये जो अपराधी थे, ये पूरा गैंग है, इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी पवन हंस करके। इन्होंने पवन हंस राइड करके कुछ इन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी, तो जिसमें ये लोग ऑनलाइन इस टाइप से ऑफर देते थे कि जिसको भी हेली सर्विस लेनी है वो यहाँ से वो ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है। तो इस क्रम में जो हमारा विक्टिम थे, जो हमारे वादी थे, उनके साथ जो ठगी हुई थी, उन्होंने ऑनलाइन इस सर्विस को ढूंढा और उसमें उन्होंने उस सर्विस के लिए पहले उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करी, वो नंबर ढूंढा कस्टमर केयर नंबर का। तो जो नंबर प्राप्त हुआ वो फर्जी ठगों का था, जिन्होंने ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और प्लस कॉलिंग करके इनको झांसे में लिया और लगभग 15 से 20 हज़ार की जो भी हेली सर्विस थी उन्होंने अलग अलग बहाना मार के उसमें अलग कारणों से इन्होंने लगभग उसमें जो भी 9 लाख रुपए जो हैं हमारे वादी के थे वो उनका नुकसान हो गया। आप जिस वेबसाइट को देख रहे हैं दरअसल ये असली वेबसाइट नहीं है, बल्कि ठगी के लिए बनाई गई वही वेबसाइट है जिसे अभिषेक और रवि ने तैयार किया था। कटरा तक हेली सेवा देती है पवन हंस कंपनी। पवन हंस के नाम पर बनाई फर्जी वेबसाइट
www.pawanhansride.com से ठगी का काम। फोन के जरिए लोगों से किया संपर्क। देहरादून के रहने वाले शख्स से 9 लाख रुपए ठगे। फिलहाल इनमें जो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये दोनों थे, एक ने वेबसाइट बनवाई थी और एक जो था वो फर्जी बैंक खातों में पैसे को मंगवाता था। तो फिलहाल ये दोनों लोग हैं और ये दोनों मास्टरमाइंड हैं जो फर्जी सिम कार्ड्स, फर्जी बैंक खाते और वेबसाइट के माध्यम से लोगों को इस टाइप से टूरिज्म के नाम पे और हेली सर्विस के नाम पे ठगा करते थे। जैसे ही पीड़ित ने अपने साथ हुई ठगी की जानकारी पुलिस को दी, वैसे ही पुलिस ने एक एक डिटेल खंगालनी शुरू कर दी और इस मामले के तार सीधे बिहार से जुड़े, जहां के रहने वाले अभिषेक और रवि इस फर्जी वेबसाइट को चला रहे थे और लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन बरामद, 18 एटीएम और 14 सिम कार्ड बरामद। अलग अलग अकाउंट में मंगवाते थे रकम। इसमें इनका अगर आपराधिक इतिहास बोलूँगा तो फिलहाल अभी इनका आपराधिक इतिहास हमारे सामने नहीं आया है, परंतु जो हमारी टीम द्वारा, इसमें बताना चाहूँगा कि हमारी टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया वहाँ बिहार जाके, जिसमें इन्होंने 12 मोबाइल फ़ोन और 18 डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड और प्लस 14 सिम अलग अलग कंपनियों के बरामद किए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 12 मोबाइल फ़ोन है, जो कि बहुत बड़ी रिकवरी है, तो इसमें अब विवेचना में जो हमारी जो इस केस में आगे प्रगति होगी, उसमें इन मोबाइल फ़ोन्स और जो 14 सिम मैंने बताए, 12 मोबाइल फ़ोन और 14 सिम है, उसका जो डेटा है तकनीकी तौर पर खंगाला जाएगा और इसमें हमें पूर्ण आशा है, क्योंकि इतना बड़ा ये गैंग चला रहे थे। देहरादून पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है और ठगी करने वाले दोनों शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन फिर भी जरूरी है कि आप सतर्क रहें और पैसा ट्रांसफर करने और किसी भी लिंक पर संपर्क करने से पहले जांच लें कहीं वो फर्जी तो नहीं है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। बात करते हैं उत्तराखंड में सीडीएस और एनडीए की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। ये परीक्षा 56 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। परीक्षा केंद्रों पर युवा काफी उत्साहित नजर आए। सीडीएस परीक्षा की पहली पाली में 9,115 में से 3,497 परीक्षार्थी एब्सेंट रहे, जबकि एनडीए की पहली पाली के दौरान देहरादून जिले में 13,669 छात्रों में से 4,428 परीक्षार्थी एब्सेंट रहे। बड़ी खबर, शारदा बैराज का पानी ओवरफ्लो होकर खटीमा के कई गांव में घुसा है। लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। बैराज से इतनी ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। किसानों की फसल पानी में डूब गई। असमय पानी भर दिया गया है और पानी भरने से हम लोग जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह, पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। में ज़्यादा पानी भरने के कारण उसमें ओवरफ्लो हो रहा है और काफ़ी लोगों की फसल को नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में ये लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें माननीय विधायक के लिए आए थे। तो संबंधित जो पीलीभीत, बरेली और हमारे यहाँ के सिद्धार्थगंज में बैठने वाले जो एसडीओ इरिगेशन है, इनको हमने निर्देशित किया कि तत्काल वो सड़क की निरीक्षण करें और उसका उपाय ढूंढें कि हमारे लोगों को यहाँ पर खेतों को नुकसान ना हो, उनकी जो खड़ी फसल है गन्ना, उनको नुकसान ना हो। दयारा बुग्याल अपनी कुदरत की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने दयारा बुग्याल की ट्रैक रूट का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने दयारा बुग्याल के रास्तों की साफ सफाई, मरम्मत के निर्देश दिए। दयारा बुग्याल ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। तो दयारा बुग्याल को पर्यटन के क्षेत्र में मैप पर एक अच्छी जगह दिलाने के लिए व्यवस्थाओं की कैसी कंडीशन होनी चाहिए, इसका जायजा खुद डीएम ने चल करके इन रास्तों पर लिया, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में इसे आगे किया जा सके।